हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। 11th OCM का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 5, सीरीज नंबर 5, इसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। स्टूडेंट्स, इसके पहले भी हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, इसमें कुछ फर्क तो होगा ना। टॉपिक बनाए तो क्यों बनाए, ऑब्वियसली यार कुछ रीजन तो होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा उसमें, इसके पहले वाले पार्ट में, कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ टाइप, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बेसिकली टाइप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। और हमारा पूरा फोकस था सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पे, जिसमें हमने देखा कि अलग अलग टाइप से बिजनेस कर सकते हैं। कोई अकेला बिजनेस करता है एज अ सोल प्रोप्राइटर, कोई साथ में आके बिजनेस करता है एज अ पार्टनरशिप, कोई फैमिली मिलके बिजनेस करता है, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली, कुछ मल्टीपल लोग साथ में आके प्रॉफिट के लिए नहीं, सर्विस के लिए काम करते हैं, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड लास्ट में हमने देखा जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब ऐसा प्लेस जहां पे मल्टीपल पर्सन आ सकते हैं, ह्यूज कैपिटल होता है और फिर वो कंपनी स्टार्ट करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। ये हमने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिए कि कैसे कैसे उसका ओनरशिप हो सकता है। लेकिन अब बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस कैसे कैसे किया जा सकता है, ओके। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो हम कैसे कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम कुछ टाइप इस टॉपिक में देखने वाले हैं। सो आज हम डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कुछ देखेंगे। चलो लेट्स सी, जितना भी पार्ट होता है, आज तो पूरा नहीं होगा, बट हम एग्जैक्टली एक आइडिया तो भी आ जाएगी कि हम क्या सीखने वाले हैं। आज हो हम पक्का देख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन करते हैं स्टार्ट विथ थॉट। क्या है थॉट ऑफ द डे इज ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ भी ग्रेट चीज अचीव करना चाहते हो लाइफ में, फिर वो ग्रेट करियर इन स्पोर्ट्स होगा, ग्रेट करियर इन बिजनेस होगा, ग्रेट करियर इन एकेडमिक एजुकेशन होगा, या फिर खुद की लाइफ ही ग्रेट बनाना चाहते हो, तो ग्रेट बनने के लिए या ग्रेट बनाने के लिए एफर्ट जोन से अंदर जाना पड़ता है। और एफर्ट जोन का पता चलता है जब हम कंफर्ट जोन के बाहर जाएं। स्टूडेंट्स, खुद के लिमिटेशंस को चैलेंज करो। खुद के जो लिमिटेशन हमने बना के रखे ना, वो एक कंफर्ट जोन का एक जरिया है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं तो टॉपर हुई ही नहीं, और ये तो हमारा काम ही नहीं है, एंड सो ऑन। ये सब चोचले है कंफर्ट जोन के। कंफर्ट जोन में सोचना बंद कर दो, ये सब एक्सक्यूजेस बंद हो जाएंगे और आप असली में काम करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली एक कदम एफर्ट जोन की ओर उठाना बहुत है जरूरी, ना समझो मजबूरी। इसी के साथ करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। इसमें क्या है, देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, मतलब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके बाद डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, देन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, देन गवर्नमेंट कंपनी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये सब हम आज इस टॉपिक में, आज नहीं मतलब इस सीरीज में हम स्टडी करने वाले हैं, ओके। लेट्स सी क्या है इंट्रोडक्शन। इन इंडिया देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। हाँ, ये तो है भाई, मतलब किसी, वो तो डिपेंड होता है कंट्री पे। अगर हमारे कंट्री की बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों भी है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, वेयर एज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। बच्चों, ये बहुत जरूरी है, हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। आपको ये इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड बाय डैश डैश, तो याद रखना इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब पर्सनल लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया। और पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, उसका ओनर कौन होता है? गवर्नमेंट, ठीक है। आगे, प्राइवेट सेक्टर एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर का एम क्या होता है? बस अपना सपना, मनी मनी, प्राइवेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, while पब्लिक सेक्टर एम्स एट प्रोवाइडिंग रियलाइबल सर्विसेज टू कस्टमर्स। तो इनका एम होता है कि रियलाइबल सर्विसेज प्रोवाइड करना कस्टमर को, ठीक है। पब्लिक सेक्टर, देखो बच्चों, गवर्नमेंट वाले कभी प्रॉफिट कमाने के लिए काम ही नहीं करते। बात करते हैं IRCTC रेलवे की। बच्चों, रेलवे का टिकट कितना कम होता है, मतलब जस्ट इमेजिन, कोई भी डिस्टेंस, कोई भी सिटी आप सिलेक्ट कर लो, जस्ट सोचो कि आपको आपके कार से वो सिटी को जाना है, और इंस्टेड ऑफ कार ट्रेन से वो सिटी में जाना है, ठीक है।
और आप देख लेना आपका एक्सपेंस का डिफरेंस कितना ह्यूज होगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि IRCTC दैट इज इंडियन रेलवे दैट इज पब्लिक सेक्टर का होने की वजह से, गवर्नमेंट का होने की वजह से उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका इंटेंशन सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना है, कस्टमर को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, इसलिए ये सब किया जाता है, ठीक है। तो देखो, इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर सेटअप इन एरियाज लाइक पोस्ट, टेलीग्राफ, एयरलाइंस, रेलवे। आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ओके, तो कहने का मतलब इनका इतना ही था कि इंडिपेंडेंस के पहले जो गवर्नमेंट थे, गवर्नमेंट सिर्फ पोस्ट का, एयरलाइंस का वगैरह काम करते थे, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्रीज, पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने कुछ बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट किए ना। मीनिंग नहीं बच्चों, ये मार्क नहीं करना है, बस ये दोनों, मतलब जो दोनों लाइन मैंने अंडरलाइन किया ना अलग अलग कलर से। स्टूडेंट्स, ये वाला जो ब्लू कलर होता है ना, इस पर विश्वास नहीं रखने का, ये सिर्फ मैं टेम्पररी हाईलाइट करता हूं, ये वाला, ये सिर्फ टेम्पररी हाईलाइट होता है आपको दिखाने के लिए, ओके। अगर ऐसा कुछ कलर आ जाए तो समझ लो हाँ भाई आपको भी अंडरलाइन करना है। मीनिंग, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस which are owned, financed, managed and controlled by government or combinations of government. Okay, definitely mark किया जाए। Organizations which are owned, financed, managed and controlled by government, मतलब इसमें आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल हो सकता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, या फिर मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स का हो सकता है, या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर ओनरशिप हो सकता है, कोई भी टाइप का गवर्नमेंट। बस इतना याद रखो, मेजॉरिटी पैसा इसमें किसका होना चाहिए, ओन्ड, फाइनेंस, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। तो एग्जांपल दिया HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पता है ना, और भारत पेट्रोलियम, ठीक है, ये दोनों भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें पैसा, मेजॉरिटी पैसे गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, वही मैनेज करते हैं बिजनेस। तो डेफिनेशन भी दिया है इन्होंने, टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं अभी। फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, कौन सी रीड करो? डेफिनेटली हमें तो वही पसंद है सर जो छोटी है, तो रीड करो वही। पब्लिक एंटरप्राइजेस मीन्स द ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग। ओके, पब्लिक एंटरप्राइज मीन्स, देखो क्या प्रॉपर दिया डेफिनेशन, मीन्स स्टेट ओनरशिप। स्टेट मतलब यहाँ पे स्टेट मतलब सिर्फ राज्य नहीं, यहाँ पे कंट्री भी आता है, ठीक है। स्टेट ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ, ओनरशिप एंड ऑपरेशन किसका है, किस का है, फॉर इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चर हो, फाइनेंशियल हो, कमर्शियल हो, बस उसका ओनरशिप एंड ऑपरेशन किसके पास है, स्टेट। स्टेट इन द सेंस, यहाँ पे स्टेट का मीनिंग, स्टेट के मीनिंग में स्टेट भी आता है और कंट्री भी आता है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट। अब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के 3 टाइप है। बेसिकली हमारे टॉपिक का नाम क्या है, आपको वापस याद दिला दो, टॉपिक का नाम क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 2 टाइप, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर के हमने देख लिया ऑलरेडी, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सब प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड इनटू 3, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ओके, अब उसमें एक एक चुन चुन के देखेंगे, बहुत डिटेल में दिया है बच्चों। देखो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है आपको, जस्ट एक बार टॉपिक घुमा के लाता हूं, इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। देखो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का पहले तो मीनिंग दिया है, ये 4 पैराग्राफ मीनिंग के हैं। उसके बाद फीचर्स दिए, फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल, फीचर के बाद मेरिट दिया, मेरिट ऑफ डिपार्टमेंटल, एंड देन लास्ट इज डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हो गया डिपार्टमेंट खत्म। डिपार्टमेंट के बाद आता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मीनिंग, मीनिंग के बाद उसके फीचर्स, फीचर्स के बाद उसके मेरिट्स, और मेरिट्स के बाद उसके
डिमेरिट्स। ठीक है, स्टैट्यूटरी खत्म होने के बाद नेक्स्ट टाइप इज गवर्नमेंट कंपनी, थर्ड टाइप। तो पहले तो गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग दिया, देन उसके कुछ कंसेप्ट दिए गवर्नमेंट से रिलेटेड, देन फीचर्स, इसमें कंसेप्ट एडिशनल है फीचर्स, एंड देन मेरिट्स, मेरिट्स मतलब बेनिफिट वही हुआ, एडवांटेजेस। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, और इसके बाद अगर आप देखोगे लास्ट इज मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, अगेन सेम स्ट्रक्चर, उसके मल्टीनेशनल का मीनिंग दिया, देन उसके फीचर्स है, देन उसका मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स। ठीक है, और इसके बाद डिस्टिंग्विश दिए हुए। स्टूडेंट्स, अब आप सोचोगे कि इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ये जब भी टॉपिक स्टडी करोगे ना बच्चों, आप सेल्फ स्टडी भी करोगे ना, तो पहले तो ऐसे टॉपिक का ओवरव्यू ले लिया करो कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या आने वाला है। मतलब हमें एक आइडिया आ जाती है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो बच्चों, इसमें ज्यादा मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन पूछना है, बड़ा वाला क्वेश्चन पूछना है, तो क्या क्या पूछा जा सकता है। ये जो टाइप्स है, डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी, गवर्नमेंट या फिर मल्टीनेशनल, एक तो इनका मीनिंग पूछा जाएगा। नहीं 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 यार, ज्यादा मार्क्स की बात करें तो मीनिंग नहीं पूछा जाएगा। वो क्या पूछेंगे, मीनिंग तो रहेगा, लेकिन मीनिंग के साथ साथ तो फीचर बताओ, नहीं तो मेरिट्स, नहीं तो डिमेरिट, ऐसा कुछ तो भी पूछा जाएगा। ओके, तो इसमें अगर देखो ना बच्चों, ओवरऑल पूरा टॉपिक अगर हम देखिए तो इसमें पॉइंटर पे ज्यादा डिपेंड है। पॉइंटर, बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है उसी सब्जेक्ट में कि सर है, समझता तो है, लेकिन है इतना सारा कि सर लर्न ही नहीं होता। ठीक है, इतना सारा है कि हम याद ही नहीं रख पाते, तो एग्जाम में क्या लिखे हमारा कंफ्यूजन हो जाता है, और पॉइंट भी बहुत सारे होते हैं सर, तो हम क्या क्या याद रखें। ठीक है, बट द थिंग इज नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि यू हैव टू रिमेंबर कि ये टॉपिक, ऐसे वाले टॉपिक पॉइंटर पे ज्यादा डिपेंड होते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर पॉइंटर्स। पॉइंट अगर याद रखो ना बच्चों, आप अंदर कुछ ना कुछ तो लिख ही पाओगे। ठीक है, ऐसी आशा है। देखते चलो, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल एंड फाइनेंस, ओन, मैनेज, कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय गवर्नमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हमने ऊपर भी देखा था ना मीनिंग, कहां पे, पब्लिक सेक्टर में। ये देखो, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर ओन्ड इंडिविजुअल, आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का ओनरशिप है। और यहाँ पे हाँ, ये देखो ये मीनिंग, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन, फाइनेंस, मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ओके, सेम यहाँ पे देखो, ओन, मैनेज, कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय गवर्नमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बस वहां पे क्या था, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, और यहां पे क्या था, द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वाह वाह वाह, अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, आपको पूछा जा सकता है इवन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में। विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में ओल्डेस्ट पूछा तो सोल प्रोप्राइटर है। ठीक है, और बिजनेस, पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर में ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली। ओके, तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इट्स ऑल एक्टिविटीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, और ये सब गवर्नमेंट ओनली है ना, गवर्न, मैनेज, कंट्रोल, फाइनेंस बाय गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, तो देखो, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री इज हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड कौन होता है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन होता है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री, इन मिनिस्ट्री इज हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों आपको बाउंसर जा रहा है, समझ रहा है मुझे, मिनिस्टर वगैरह, लेकिन अगले 2 मिनट में समझ जाएगा। उसी के आगे देखो, ऑल डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट थ्रू ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल एम्प्लॉइज आर कॉल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये भी अंडरलाइन होना चाहिए। ऑल डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आर एक्ट थ्रू ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट। इनको चलाने वाला कौन है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। एंड ऑल एम्प्लॉइज, जो भी एम्प्लॉइज है उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोला जाता है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल से जल्दी समझती है। एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट इज पोस्ट ऑफिस।
भी पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस क्या है? बिजनेस की सर्विस है, राइट। तो ये एक सर्विसेज है जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। सॉरी, तो पोस्ट ऑफिस का एक मिनिस्टर भी होता है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट ऑफिस, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेडियो, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। सो डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इनका हेड, फॉर एग्जांपल रेलवे का हेड कौन रहेगा? जो रेलवे का मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर, ओके। फिलहाल इंडिया में कौन है पता है आपको? क्या क्या? परफेक्ट, पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये रेलवे के मिनिस्टर है भाई। और हाँ, आईआरसीटीसी क्या? हाँ, ये सीए पीयूष गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस। सो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री इज हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मिनिस्टर इन चार्ज है ना, अभी अभी हमने वही तो देखा ना, रेलवे मिनिस्टर है वो। तो ये जो रेलवे डिपार्टमेंट है, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया ना, रेलवे क्या है? एक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। डिपार्टमेंटल क्योंकि उसका एक डिपार्टमेंट होता है, रेलवे डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट का, रेलवे डिपार्टमेंट का हेड कौन रहेगा? मिनिस्टर इन चार्ज, मतलब यहाँ पे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ये एक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है उसके वो हेड रहेंगे, ठीक है। आगे फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मैनेज बाय गवर्नमेंट। अरे ये तो हमने ऊपर ही देखा, नाम में ही समझ गया था। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय कंसर्न्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा वही डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन संभालेगी। जैसे अभी रेलवे, आईआरसीटीसी संभालने के लिए रेलवे का डिपार्टमेंट है, तो कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी है वो ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करेगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज बाय कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मिनिस्टर एट द टॉप रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट और इट्स ऑपरेशन। और हाँ, वो जो मिनिस्टर है टॉप में, जैसे रेलवे मिनिस्टर, अगर बच्चों कल रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, होना तो नहीं चाहिए, बहुत सारे डेथ वगैरह होती है, सपोज इन केस कभी मिनिस्टर की ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, बहुत लोगों को नुकसान हुआ एंड सो ऑन, तो ऐसे केस में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल किसको पकड़ा जाता है? रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। तो मिनिस्टर एट द टॉप रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स ऑपरेशन। तो जो मिनिस्टर है टॉप पे वो ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या हुआ रेलवे का, क्या चल रहा है, लॉस से क्या प्रॉफिट है, तो रेलवे मिनिस्टर जो है दे हैव टू आंसर, ठीक है। आगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखो, डाउनवर्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इफेक्टेड फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू एवरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉप टू बॉटम डाउनवर्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अफेक्टेड फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, अब ये जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है तो इसमें इसमें जो अथॉरिटीज दी जाती है टॉप से लेकर बॉटम तक आती है। जैसे फॉर एग्जांपल पीयूष गोयल अभी मिनिस्टर है, वो किसी ना किसी को ऑर्डर देंगे, वो दूसरे को अथॉरिटी दे सकते हैं। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट, फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस थ्रू एनुअल बजट। बच्चों, एनुअल बजट में ही खर्चा निकाल लिया जाता है कि ट्रेन के लिए हम इस साल 2000 करोड़ खर्चा करेंगे, ओके। तो 2000 करोड़ आ गए, कहां से? गवर्नमेंट से। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस थ्रू एनुअल बजट एप्रोप्रिएशन मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड इट्स रेवेन्यू आर डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो इसका जो भी इनकम रहेगा डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी को जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैंने एक टिकट भी निकाला ना, 10 रुपए का टिकट निकाला रेलवे का, तो पैसा किसको जा रहा है? यस यस यस, इट इज वेंट इनटू गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हो गया, ठीक है। आगे, रन बाय गवर्नमेंट। अरे यार 3 पॉइंट तो वही दे दिए, मैनेज बाय गवर्नमेंट, फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, रन बाय गवर्नमेंट। देखो, डिफरेंट प्रोसीजर लाइक बजटिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग आर एट पार विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। सो
डिफरेंट प्रोसीजर, बहुत सारे प्रोसीजर होती है, इसमें बजट बनाना पड़ता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है, ऑडिटिंग करना पड़ता है, आर एट पार विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का जैसा होता है ना ऑडिट वगैरह अकाउंटिंग, वैसे ही सेम डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं। सो देखो, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। तो क्योंकि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है, एक सेकंड में इरेजर ले रहा था भाई सब, तो इधर, हाँ, नो सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या दिया है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है बच्चों, तो गवर्नमेंट अलग और डिपार्टमेंट अलग, ऐसा कुछ सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज वर्किंग अंडर कंसर्न मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सिंस it is integral part of government, the staff of enterprise is treated equally with the other civil servant for all purpose with the government employees। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ही किसका, गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीट किया जाएगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसा ही उसको सब सर्विसेज फैसिलिटीज दी जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहीं पे रुकेंगे आज। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देखा और फीचर देखा, मेरिट डिमेरिट वगैरह सब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड बच्चों, बाय बाय।